हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास है और आप स्टडी जोन एजुकेशन का डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ देख रहे हैं। इस वीडियो में बात करेंगे 24 अप्रैल 2020 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप इस वीडियो के बारे में अगर कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना होगा और कल की वीडियो में मैं उस क्वेश्चन का सही आंसर आपको बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। या फिर आपसे एग्जाम में सीधे से पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा दोनों में से कुछ भी पूछा जाए 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को ने 1995 में और भारत सरकार ने 2001 में 23 अप्रैल के दिन विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी, यानी कि 23 अप्रैल का दिन जो है इसके लिए फिक्स कर दिया गया था। आई थिंक संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2010 में जो है ये दिवस आधिकारिक तौर पे मनाया जाना शुरू हुआ था। तो बेसिकली ये 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो सीधे सीधा आपसे यही पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बुक डे कब मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है 23 अप्रैल को। यूनेस्को के द्वारा हर साल जो है किसी भी एक सिटी को वर्ल्ड बुक कैपिटल के तौर पे चुना जाता है। तो वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 के तौर पे चुना गया है मलेशिया का कुआलालंपुर शहर। तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बुक कैपिटल 2020 किसको जो है चुना गया है, तो कुआलालंपुर को चुना गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर से थीम भी याद रखिएगा। स्लोगन बेसिकली जो यहाँ पर लिखा गया है KL बाका केयरिंग थ्रू रीडिंग, ये जो है इस बार का स्लोगन है। ठीक है, वर्ल्ड बुक डे का। इसके बाद यहाँ पर से कुछ पॉइंट मैंने लिखे हैं जो शायद आप देख पाएंगे यहाँ पर से। जैसे कि याद रखिएगा कि जो अरेबिक डे है वो 18 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि हर भाषा का दिवस एक ना एक दिन होता ही है। चाइनीज़ दिवस ये बेसिकली संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ये मनाए जाने वाले दिवस हैं, इसलिए इनका नाम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चाइनीज़ डे जो है 20 अप्रैल को मनाया जाता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। इंग्लिश डे 23 अप्रैल को मनाया जाता है, ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंच डे जो है 20 मार्च को मनाया जाता है। रशियन डे 6 जून को मनाया जाता है और स्पेनिश डे जो है वो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। तो स्पेनिश डे भी 23 अप्रैल को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से ध्यान होना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2020 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ई वाला, यानी कि PV सिंधु को। PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन अभियान का एम्बेसडर बनाया गया है। एक ये अभियान है जिसमें बेसिकली ऐसे बैडमिंटन खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जिन्होंने बहुत ही ईमानदारी से खेला हो, और इनको रखा गया है कि मतलब लोगों में जो है खेल भावना के प्रति ये जागरूकता फैलाएं। ठीक है, तो याद रखिएगा और भी अलग अलग देशों में कई खिलाड़ियों को चुना गया है, तो भारत से PV सिंधु को चुना गया है IM बैडमिंटन अभियान के एम्बेसडर के तौर पे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से किसे अप्रैल 2020 में इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि राकेश शर्मा को। राकेश शर्मा को अभी रिसेंटली इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया है। राकेश शर्मा बजाज ऑटो के कार्यकारी निदेशक हैं और अब जो है अगले 2 सालों के लिए इनकी नियुक्ति की गई है इंटरनेशनल मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन में। तो दुनिया भर के जितने भी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनका एसोसिएशन है ये, उनका संगठन है ये, तो उसी के अध्यक्ष बने हैं अब राकेश शर्मा जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो जाहिर सी बात हम पहले क्वेश्चन में ही पढ़ चुके हैं कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट थे इसलिए मैंने इसको अलग से ही क्वेश्चन कर दिया है पूरा सा। बेसिकली ये जो दिवस है ये विलियम शेक्सपियर की जन्मतिथि और पुण्यतिथि की स्मृति में बनाया जाता है। हालांकि पुण्यतिथि को लेकर जन्मतिथि को लेकर जो है कुछ कन्फ्यूज़न है। कई लोग जो है 23 अप्रैल को ही जो है इनके निधन की भी बात बताते हैं कि 23 अप्रैल के दिन ही जो है इनका निधन भी हुआ था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग 26 अप्रैल बताते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर पुण्यतिथि कन्फर्म है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 23 अप्रैल 1616 में हुई थी। तो इनका जो आप सभी लोग जानते हैं कि अंग्रेज़ी भाषा के जो सर्वश्रेष्ठ जो लेखक हैं उनमें से आप एक इनको मान सकते हो या यही हैं। 35 नाटक इन्होंने लिखे थे और 200 से अधिक कविताएं इन्होंने लिखी थी जिनका दुनिया भर के अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया गया है। ठीक है,
तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा दिवस हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किस संस्थान ने कोविड-19 महामारी के बारे में जागरूकता देने हेतु वॉश करो ऐप लॉन्च किया है। वॉश करो ऐप लॉन्च किया गया है IIIT दिल्ली के द्वारा। IIIT दिल्ली के द्वारा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। ठीक है, तो इसने कोविड-19 महामारी के बारे में जानकारी देने हेतु वॉश करो ऐप लॉन्च किया है। ये जो ऐप है ये पुनरंगम कुमार गुरु और डॉक्टर तौप्रतेश शेठ, इन दो लोगों की देखरेख में 5 छात्रों ने जो है इसको विकसित किया है। ठीक है, तो ये जो ऐप है ये बेसिकली क्या करेगा कि आपके आसपास के जितने भी कोविड-19 के जो हॉटस्पॉट हैं उनके बारे में जो है जानकारी देगा। तो मतलब जैसे मैक्सिमम जितने भी ऐप हैं अभी तक लॉन्च हो रहे हैं वो लगभग ऐसी हैं कि आपके आसपास के लोगों के बारे में जानकारी देगा। जिसको भी कोविड-19 है उसके बारे में इसमें सूचना आपको मिल जाएगी, और फेक न्यूज़ अगर कोई फैलाई जा रही है तो उसके बारे में भी आपको इसमें जानकारी मिल जाएगी, कोविड-19 से रिलेटेड जो फेक न्यूज़ होगी उसके बारे में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अप्रैल 2020 में फेसबुक ने रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदी है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 9.99%। अभी रिसेंटली फेसबुक ने रिलायंस जियो में 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है। फेसबुक ने ये जो हिस्सेदारी है ये 5.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो कि लगभग 43,574 करोड़ रुपए होता है, इतने में खरीदी है। ठीक है, 9.99%। फेसबुक की अगर हम बात करते हैं तो फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया में है और इसके जो CEO हैं उनका नाम है मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की भारत की कौन सी IT कंपनी इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि TCS इजराइल में पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। बैंक का नाम हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि 2021 तक ये बैंक लॉन्च हो जाएगा। TCS BANCS ग्लोबल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। एक ये बैंकिंग प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा डिजिटल बैंकिंग को जो है मैनेज किया जाता है, तो इसी के द्वारा जो है ये बैंक भी यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत की काफ़ी प्रसिद्ध कंपनी है TCS, ये इजराइल का पहला डिजिटल बैंक लॉन्च करेगी। इजराइल की राजधानी यरूशलेम है, मुद्रा है यहाँ की इजरायली नई सिकेल, प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2020 में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण 20 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। तो ये कहना है नासा का। नासा ने अभी रिसेंटली एक विश्लेषण वाली रिपोर्ट जारी की थी, उसमें इसने कहा है कि अप्रैल 2020 में उत्तर भारत में वायु प्रदूषण पिछले 20 सालों के निचले स्तर पे आ गया है। तो सरकार जो कितने ही मिलियन पैसा इन्वेस्ट करके भी नहीं कर पाई, वो कोरोना वायरस ने कर दिखाया कुछ ही महीनों में। ठीक है, तो ये जो है पिछले 20 सालों का सबसे निचले स्तर का जो है वायु प्रदूषण उत्तर भारत में हो गया है। देन क्वेश्चन नंबर 9 है कि अप्रैल 2020 में किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि गुजरात में। अभी रिसेंटली गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है। ये जो योजना है, ये जो अभियान है, इसके तहत गुजरात के जो भी नदी हैं या फिर जो झील है वहाँ पर अगर गाद इकट्ठा हो गया है तो बेसिकली उसको जो है उठा के किनारे किया जाएगा, नदियों को और झीलों को गहरा बनाया जाएगा। 10 जून 2020 तक ये काम किया जाएगा, ताकि मानसून जब आए और पानी का स्तर बढ़े तो किसी तरीके की कोई समस्या यहाँ पर ना हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है कि अप्रैल 2020 में किस देश ने अपना पहला सैन्य उपग्रह कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि ईरान ने। अभी रिसेंटली ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह कक्षा में स्थापित कर दिया है। इस उपग्रह का नाम है नूर और ये पृथ्वी की सतह से 425 किलोमीटर ऊपर स्थापित किया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि नूर नामक जो उपग्रह है, सैन्य उपग्रह, ये ईरान के द्वारा जो है सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया गया। ये ईरान का पहला सैन्य उपग्रह होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि हाल ही में जारी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स विश्लेषण के अनुसार वैश्विक प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी हुआ है अभी, और इसमें अभी रिसेंटली भारत को 142वां स्थान मिला है, यानी कि बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। पिछले साल भारत को 140वां स्थान मिला था, इस बार भारत का जो है और ज़्यादा मतलब जो है कम हो गई है रैंकिंग। ठीक है, 142वें स्थान पे भारत पहुँच चुका है।
जिस देश की जितनी ज़्यादा रैंकिंग आएगी वहाँ पर प्रेस की स्वतंत्रता उतना ज़्यादा खतरे में होगी। जैसे कि अगर हम नॉर्वे की बात करते हैं तो नॉर्वे पिछले 4 सालों से पहले स्थान पे है, यानी कि नॉर्वे में खुलकर जो है प्रेस को काम करने की आज़ादी है, खुलकर सरकार के खिलाफ बात करने की आज़ादी है, जो चाहे वो लिखे, ठीक है, लोगों के हक में लिखे। इसी तरीके से दूसरे नंबर पे इसमें फिनलैंड है और तीसरे स्थान पे इसमें डेनमार्क है, जहाँ पर कि मतलब प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो सबसे अच्छी है, सबसे ज़्यादा जो है प्रेस स्वतंत्र है इन देशों में। इसी तरीके से अगर हम उत्तर कोरिया की बात करते हैं तो उत्तर कोरिया में सबसे ज़्यादा जो है प्रेस को दबा के रखा जाता है, 180वें स्थान पे है। टोटल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया और 180वें स्थान पे उत्तर कोरिया है। चीन के भी कुछ खास हाल नहीं है, चीन को इसमें 177वां स्थान मिला है और हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान, उसको 145वां स्थान इस रैंकिंग में मिला है, जो कि ऑलमोस्ट हमारे देश के बराबर ही वहाँ पर भी आप मान सकते हैं इसको, ठीक है। इंडिया के बारे में याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने अप्रैल 2020 में आफत मित्रा ऐप लॉन्च किया। आफत मित्रा ऐप अभी रिसेंटली कौन से राज्य सरकार ने लॉन्च किया है, हमें ये बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि कर्नाटक में। अभी रिसेंटली कर्नाटक में आफत मित्रा ऐप लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ एक हेल्पलाइन नंबर 14410 ये भी लॉन्च की गई है। तो इसमें कोविड-19 के जो भी संदिग्ध मरीज हैं या जिसको लग रहा है कि उसमें कोविड-19 के लक्षण हो सकते हैं, वो चिकित्सीय सहायता ले सकता है। चिकित्सक जो है खुद उनके घर तक आएंगे, ठीक है, जो भी मतलब चिकित्सा विभाग से जुड़े हुए जो लोग हैं, और उनका टेस्ट करेंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और मुख्यमंत्री हैं वीएस येदियुरप्पा। अब हम बात करेंगे दोस्तों कल के प्रश्न की, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना था। ऑलमोस्ट सभी लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। आपके लिए क्वेश्चन था कि अप्रैल 2020 में निम्नलिखित में से किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण किया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला था, यानी कि टीवीएस ने अभी रिसेंटली नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। आपके लिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो इसका आंसर कमेंट करके बताइए। साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप किसी स्पेशल टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है फरमाइश आएंगी मैं उसी पे अगली वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।